टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण विश्व में मुद्रा या नोट छापने की कितनी प्रणालियां प्रचलित रही हैं। इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आनुपातिक कोष प्रणाली क्या होती है और न्यूनतम कोष प्रणाली कौन सी है, और वर्तमान में भारत और संपूर्ण विश्व में कौन सी कोष प्रणाली प्रचलित है वो भी देखने वाले हैं। और इसी के साथ आपके मन में जो हमेशा एक प्रश्न रहता है उस प्रश्न का भी जवाब देने वाला हूं, और वो प्रश्न ये है कि मशीन हमारी सरकार हमारी, फिर भी हम बहुत सारी मुद्रा छापकर लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं करते हैं। आपकी जिज्ञासा का उत्तर मैं इसी टॉपिक में देने वाला हूं। आइए देखते हैं इसे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा छापने की प्रणालियां, और इसी में हम एक प्रश्न और ये देखेंगे, मशीन हमारी सरकार हमारी, तो भी हम बहुत सारी मुद्रा छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करते हैं। ये आपके सबके मन में प्रश्न होगा, तो इसका जवाब मैं यहां देने वाला हूं। आइए देखते हैं इस न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले मुद्रा या नोट छापने की प्रणालियां दो प्रकार की होती हैं, आनुपातिक कोष प्रणाली और न्यूनतम कोष प्रणाली। ये दो ही प्रणालियां हैं जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित रहती हैं। आइए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आनुपातिक कोष प्रणाली, इसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। आनुपातिक कोष प्रणाली के अंतर्गत जितनी मुद्रा छापी जाती है उसके एक निश्चित अनुपात में स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों का भंडार सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण घटे नहीं। इस प्रणाली में बिना स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूति भंडार के आप अधिक मुद्रा नहीं छाप सकते हैं। सरल सी भाषा में आनुपातिक कोष प्रणाली में आपको अगर मुद्रा छापनी है तो उसके लिए आपको विदेशी प्रतिभूतियां और गोल्ड रखना होगा, तभी आप छाप सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं 100 करोड़ रुपए छापना, तो 100 करोड़ के एक निश्चित अनुपात में आपको स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों का भंडार अपने पास रखना जरूरी है, तभी आप 100 करोड़ रुपए छाप सकते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रा का मूल्य नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि आपके पास विदेशी प्रतिभूतियां और गोल्ड रहता है। आगे बढ़े। दूसरी है न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रारंभ में भारत में भी आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई थी, परंतु बाद में 1957 में अधिनियम में संशोधन करके न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, और इस प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक को 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां अर्थात कुल 200 करोड़ रुपए को रखना आवश्यक होता है। ऐसा करके भारतीय रिजर्व बैंक चाहे जितनी मुद्रा जारी कर सकता है, छाप सकता है। सरल सी भाषा में यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखता है, तो वो ऐसा करके चाहे जितनी मुद्रा छाप सकता है, ये उसको हमारी न्यूनतम कोष प्रणाली इजाजत देती है। अभी हम देखेंगे फिर क्यों नहीं छापता। उससे पहले हम ये देख लेते हैं प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियां लिखित प्रमाण पत्र होती हैं जो ऋण लेने के बदले दी जाती हैं। ऐसे लिखित प्रमाण पत्र जो ऋण लेने के बदले दिए जाएं, उन्हें हम सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां कहते हैं। इनमें जारी करने की शर्तों एवं मूल्यों का उल्लेख किया जाता है तथा इनका क्रय विक्रय भी किया जा सकता है, अर्थात प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा दोनों ही जाता है। सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड, ऋण पत्र आदि प्रतिभूतियों की श्रेणी में ही आते हैं। तो आपने समझ लिया होगा प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ये आपके मन में रहता है हमेशा, प्रतिभूतियां क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न आ गया है, मशीन हमारी सरकार हमारी, देश हमारा, तो भी हम बहुत सारी मुद्रा छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करते हैं। अब इसका उत्तर सुनिए। आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास न्यूनतम कोष प्रणाली है जिसमें आप 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां अर्थात 200 करोड़
रखकर चाहे जितनी मुद्रा छाप सकते हैं, ये हमारे आरबीआई को अधिकार प्राप्त है। लेकिन अब इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या यह है कि मान लीजिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक स्थिति है। क्या है स्थिति? वो मैं आपको कल्पना में बता रहा हूं, ये देखिए समझ लीजिए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आप ही एक व्यक्ति है और एक वस्तु है। वो है वस्तु मान लीजिए ब्रेड, ठीक है। और आज आपके पास है कितने पैसे? 10 रुपए। पूरी अर्थव्यवस्था में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति। चीज खरीदने के लिए क्या है पूरी अर्थव्यवस्था में? केवल ब्रेड। तो आप ये 10 रुपए कहां खर्च करेंगे? केवल इस ब्रेड पे खर्च करेंगे, क्योंकि और तो कुछ खरीदने के लिए है ही अर्थव्यवस्था में, और कुछ भी खरीदने के लिए नहीं है। तो जितनी ये 10 रुपए आपके पास है वो आप किस पे खर्च करेंगे? इस एक ब्रेड पे। तो इस ब्रेड की कीमत क्या हो जाएगी? इस ब्रेड की कीमत हो जाएगी, एक ब्रेड बराबर 10 रुपए हो गई। अब आप में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति था जो सोचता है कि 185 करोड़ की प्रतिभूत गोल्ड और 85 करोड़ की प्रतिभूतियां रखकर आरबीआई का मैं गवर्नर बन गया हूं और मैं रात भर पैसा छापता हूं, ठीक है। आप आरबीआई से वो मशीन लिया है पैसे छापने की कि मुझे दे दो, मैं छाप देता हूं। और आप रात भर बैठ के है ना, दूसरे दिन आपने पैसे छाप दिए। कितने छाप दिए? 50 अरब रुपए। 50 अरब रुपए छाप दिए कि अब मेरे पास 50 अरब रुपए हो गए, मैंने छाप लिए। लेकिन एक चीज मत भूलना कि अर्थव्यवस्था में खरीदने के लिए क्या है आपके पास? एक ब्रेड। तो अब ये 50 अरब रुपए आप किस पे खर्च करेंगे? इस एक ब्रेड पे, क्योंकि और खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है अर्थव्यवस्था में, केवल ये ब्रेड है। तो अब जो ब्रेड पहले 10 रुपए की आ रही थी, अब वही एक ब्रेड कितने की हो जाएगी? 50 अरब रुपए की। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि मुद्रा का महत्व नहीं होता, मुद्रा का महत्व नहीं होता, बल्कि किसका महत्व होता है? बल्कि महत्व होता है वस्तुओं का। महत्व किसका होता है? वस्तुओं का महत्व होता है। वस्तु इंपॉर्टेंट है, मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बाढ़ आ गई और आपके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन उस बाढ़ में आपके पास खाने की कोई चीज नहीं है, तो आपके पास उस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है, भले ही आप दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हो। लेकिन अगर आप बाढ़ में फंस गए हैं और आपके आसपास कोई नहीं है, आप ही हो, और आपके पास खूब सारे भरकर पैसे रखे हुए हैं, तो आप उससे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु का महत्व होता है। यही कारण है कि भारत सरकार और आरबीआई कभी भी मुद्रा ज्यादा नहीं छापते हैं, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर यानी कि महंगाई, ठीक है, में धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध। और ये धनात्मक संबंध क्या बताता है? ये बताता है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? महंगाई भी, जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात जितना ज्यादा आरबीआई मुद्रा छापेगा, उतनी ही ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। इसी कारण आरबीआई मुद्रा को नहीं छापता है, क्योंकि मुद्रा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? वस्तुएं। तो जब तक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का प्रोडक्शन और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो यदि हमें गरीबी दूर करनी है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। पैसे बढ़ाने से कार्य नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस बैंक नोटों का मुद्रण करती है और उनकी आपूर्ति करती है। ये मध्य प्रदेश के देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिमी बंगाल के सॉलबोनी में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित प्रेसों का स्वामित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम के पास है, जो भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं।
जबकि कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल में जो स्थित प्रेस है उनका स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। तो ये दोनों में अंतर है। सिक्कों की गड़ाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सिक्कों के वितरण, निर्गम और संचलन के लिए सरकार के एजेंट का कार्य करता है। 4 टकसाल भारत में परिचालन में है सिक्कों को छापने के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई, उत्तर प्रदेश में नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की गड़ाई के केंद्र हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, भारतीय मुद्रा के बारे में समझने में आसानी हो रही होगी। और हमने ये देख लिया कि मशीन हमारी, सरकार हमारी, तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा मुद्रा छापकर गरीबी क्यों नहीं दूर करता है। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आपको केवल अपनी जीमेल से लॉगिन करना है और आपको मेरे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।